इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी पाठ 7 ठेले पर हिमालय। पाठ का नाम है ठेले पर हिमालय। इस पाठ के लेखक हैं धर्मवीर भारती जी। चलिए शुरू करते हैं। तो ठेले पर हिमालय खासा दिलचस्प शीर्षक है ना। यानी कह रहा है कि ठेले पर हिमालय खासा दिलचस्प शीर्षक है ना। शीर्षक किसे कहते हैं? जो पाठ का नाम होता है उसे शीर्षक कहते हैं। और यकीन कीजिए इसे बिल्कुल ढूंढना नहीं पड़ा। लेखक कह रहे हैं कि यकीन कीजिए इस शीर्षक को यानी इस ठेले पर हिमालय नाम को ढूंढना नहीं पड़ा। बैठे बिठाए मिल गया, यानी बैठे बैठे मिल गया। अभी कल की बात है, एक पान की दुकान पर मैं अपने एक गुरुजन उपन्यासकार मित्र के साथ खड़ा था। क्या कह रहे हैं कि अभी कल की बात है कि अपने गुरुजन उपन्यास मित्र यानी मित्र मतलब दोस्त के साथ खड़ा था कि ठेले पर बर्फ की सिलें लादे हुए बर्फ वाला आया। यानी ठेले पर बर्फ की सिलें मतलब सिल्ली लादे हुए आया। ठंडे चिकने चमकते बर्फ से भाप उड़ रही थी। मेरे मित्र का जन्म स्थान अल्मोड़ा है। वे क्षण भर उस बर्फ को देखते रहे। कौन देखते रहे? लेखक। उठती हुई भाप में खोए रहे और खोए खोए से ही बोले, यही बर्फ तो हिमालय की शोभा है। और तत्काल शीर्षक मेरे मन में कौन गया, ठेले पर हिमालय। पर आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप नए कवि हो तो भाई इसे ले जाएं और इस शीर्षक पर 200-300 पंक्तियां बेडौल बेतुकी लिख डालें। शीर्षक मौजूद है। और अगर नई कविता से नाराज हो, सुललित गीतकार हो तो भी गुंजाइश है। इस बर्फ को डांटे उतर आओ। ऊंचे शिखर पर बंदरों की तरह क्यों चढ़े बैठे हो? ओ नए कवियों, ठेले पर लादो, पान की दुकानों पर बिको। ये तमाम बातें उसी समय मेरे मन में आई और मैंने अपने गुरुजन मित्र को बताई भी। वे हंसे भी, पर मुझे लगा कि वह बर्फ कहीं उनके मन को खरोंच गई है। और ईमान की बात यह है कि जिसने 50 मील दूर से भी बादलों के बीच नीचे आकाश में हिमालय की शिखर रेखा को चांद तारों से बात करते देखा है, चांदनी में उजली बर्फ को धुंध के हल्के नीले जाल में दूधिया समुद्र की तरह मचलते और जगमगाते देखा है, उसके मन पर हिमालय की बर्फ एक ऐसी खरोंच छोड़ जाती है जो हर बार याद आने पर पीड़ा उठती है। पीड़ा मतलब दुख दे जाती है। मैं जानता हूँ क्योंकि वह बर्फ मैंने भी देखी है। सच तो यह है कि सिर्फ बर्फ को बहुत निकट से देख पाने के लिए ही हम लोग कौसानी गए थे। कौसानी क्या है? एक स्थान का नाम है जहाँ बर्फ दिखाई देते हैं या बर्फ पड़ते हैं। नैनीताल से रानीखेत और रानीखेत से मझकाली के भयानक मोड़ों को पार करते हुए कोसी, फिर कोसी से एक सड़क अल्मोड़ा चली जाती है। दूसरी कौसानी यानी कोसी से एक सड़क अल्मोड़ा को चली जाती है और दूसरी कौसानी को चली जाती। कितना कष्टप्रद, कितना सूखा और कितना कुरूप है वह रास्ता। जिस रास्ते में लेखक जा रहे थे, कह रहे हैं वह रास्ता कितना कष्टदायक है और कितना सूखा है, कितना कुरूप मतलब बहुत गंदा रास्ता है। पानी का कहीं नाम निशान नहीं, यानी वहाँ पानी कहीं दिखाई ही नहीं दिया। सूखे भूरे पहाड़, हरियाली का नाम नहीं, ढालों को काट कर बनाए हुए टेढ़े मेढ़े खेत जो थोड़े से हों तो शायद अच्छे भी लगें, पर उनका एक रस सिलसिला बिल्कुल शैतान की आंत मालूम पड़ता है। फिर मझकाली के टेढ़े मेढ़े रास्ते पर अल्मोड़े का एक नौसिखिया और लापरवाह ड्राइवर कहाँ का था? अल्मोड़े गांव का। कैसा था? नौसिखिया था और लापरवाह था, जिसने बस के तमाम मुसाफिरों की ऐसी हालत कर दी कि जब हम कोसी पहुंचे तो सभी मुसाफिरों के चेहरे पीले पड़ चुके थे। यानी वह ड्राइवर ऐसा था कि गाड़ी को बहुत खराब तरीके से चलाता था। जब हम कोसी पहुंचे तो क्या कह रहे हैं कि सभी मुसाफिरों यानी जो उस गाड़ी में बैठे थे सभी के चेहरे पीले पड़ गए थे। कौसानी जाने वाले सिर्फ हम दो थे, यानी लेखक और उसके दोस्त। वहीं उतर गए। कहाँ उतर गए? कोसी में। बस अल्मोड़ा चली गई, यानी बस अल्मोड़ा के लिए चली गई। सामने के एक टीन के शेड में काठ की बेंच पर बैठकर हम वक्त काटते रहे।
तबीयत सुस्त थी और मौसम में उमस थी। उमस मतलब गर्मी, सुस्त मतलब थकी। तबीयत क्या थी? सुस्त मतलब शरीर थका हुआ। ढीलापन था। 2 घंटे बाद दूसरी लारी आकर रुकी। दूसरी लारी मतलब गाड़ी। और जब उसमें से प्रसन्न वदन शुक्ल जी को उतरते देखा तो हम लोगों की जान में जान आई। शुक्ल जी जैसा सफर का साथी पिछले जन्म के पुण्यों से ही मिलता है। पुण्य मतलब पुण्यों से, पुण्य जिसे बोलते हैं। उन्होंने हमें कौसानी आने का उत्साह दिलाया था और खुद तो कभी उनके चेहरे पर थकान या सुस्ती दिखी ही नहीं, पर उन्हें देखते ही हमारी भी सारी थकान कफूर हो जाया करती थी। कफूर मतलब गायब हो जाती थी। पर शुक्ल जी के साथ यह नई मूर्ति कौन है? यानी शुक्ल जी के साथ एक लोग और भी आए थे। लंबा दुबला शरीर, पतला सांवला चेहरा, एमिल जोला सी दाढ़ी, ढीला ढाला पतलून, कंधे पर पड़ी हुई ऊनी जरकिन, बगल में लटकता हुआ जाने थर्मस या कैमरा या बाइनाकुलर, और खासी अटपटी चाल थी बाबू साहब की। यानी शुक्ल जी के साथ जो आए थे उनके बारे में बताया जा रहा है। यह पतला दुबला मुझी जैसा सीकिया शरीर और उस पर आपका झूमते हुए आना मेरे चेहरे पर निरंतर घनी होती हुई उत्सुकता को ताड़कर शुक्ल जी ने कहा, हमारे शहर के मशहूर चित्रकार हैं सेन। यानी जो शुक्ल जी के साथ थे वो कौन था? मशहूर चित्रकार जिसका नाम सेन था। अकादमी से इनकी कृतियों पर पुरस्कार मिला है। यानी अकादमी से इनके कृतियों पर इनको पुरस्कार मिला है। उसी रुपए से घूमकर छुट्टियां बिता रहे हैं। यानी जो पुरस्कार मिला है उसी रुपए से घूमकर हम लोग छुट्टी बिता रहे हैं। थोड़ी ही देर में हम लोगों के साथ सेन घुल मिल गया। कितना मीठा था हृदय से वह। वैसे उसके कर्तव्य आगे चलकर देखने में आएगा। कोसी से बस चली तो सारा दृश्य बदल गया। यानी जहाँ रुके थे वहां से बस चली तो सारा दृश्य बदल गया। सुडौल पत्थरों पर कल कल करती हुई कोसी, कल कल करती हुई मतलब कोसी नदी का नाम है, ठीक है, जो कल कल करती हुई बहती थी। किनारे के छोटे छोटे सुंदर गांव और हरे मखमली खेत, यानी नदी के किनारे सुंदर गांव और मखमली खेत यानी हरे भरे खेत। कितनी सुंदर है सोमेश्वर की घाटी, हरी भरी। एक के बाद एक बस स्टेशन पड़ते थे। छोटे छोटे पहाड़ी डाकखाने, चाय की दुकानें और कभी कभी कोसी या उसमें गिरने वाले नदी नालों पर बने हुए पुल। यानी कभी कभी कोसी नदी में गिरने वाले नदी नालों मिलते थे, कभी पुल मिलते थे। कहीं कहीं सड़क निर्जन चीड़ के जंगलों से गुजरती थी। निर्जन मतलब जहाँ कोई लोग नहीं आते रहते या मिलते थे। निर्जन मतलब सुनसान रास्ता। टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे रेंगती हुई कंकड़ीली पीठ वाले अजगर सी सड़क पर धीरे धीरे बस चली जा रही थी। सड़क कैसी थी? टेढ़ी मेढ़ी। रास्ता सुहावना था और उस थकावट के बाद उसका सुहावनापन हमको और भी तंद्रालस बना रहा था। तंद्रालस मतलब बहुत ज्यादा आलस आ रहा था या बना रहा था। पर ज्यों ज्यों वह आगे बढ़ रही थी त्यों त्यों हमारे मन में एक अजीब सी निराशा छाती जा रही थी। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे हमारे मन में एक निराशा यानी दुखी मन से। जब तो हम लोग कौसानी के नजदीक हैं। कोसी से 18 मील चले आए। कौसानी सिर्फ 6 मील है। पर कहाँ गया वह अतुलित सौंदर्य, वह जादू जो कौसानी के बारे में सुना जाता था। आते समय मेरे एक सहयोगी ने कहा था कि कश्मीर के मुकाबले में उन्हें कौसानी ने अधिक मोहा है। गांधी जी ने यही अनासक्ति योग लिखा था और कहा था स्विट्जरलैंड का आभास कौसानी में ही होता है। ये नदी, घाटी, खेत, गांव सुंदर हैं किंतु इतनी प्रशंसा के योग्य तो नहीं ही हैं। हम कभी कभी अपना संशय शुक्ल जी से व्यक्त भी करने लगे और ज्यों ज्यों कौसानी नजदीक आती गई त्यों त्यों अधैर्य मतलब धैर्य नहीं हो रहा था, फिर असंतोष मतलब संतोष भी नहीं हो रहा था और अंत में तो क्षोभ हमारे चेहरे पर झलक आया। क्षोभ मतलब दुख। शुक्ल जी की क्या प्रतिक्रिया थी हमारी इन भावनाओं पर यह स्पष्ट नहीं हो पाया। यानी शुक्ल जी क्या सोच रहे थे यह उनके चेहरे पर नहीं दिखाई दिया।
क्योंकि वे बिल्कुल चुप थे, क्योंकि शुक्ल जी एकदम चुप थे। सहसा बस ने एक बहुत लंबा मोड़ लिया। सहसा मतलब अचानक, बस यानी बस ड्राइवर रास्ते में अचानक बहुत लंबा मोड़ आया और ढाल पर चढ़ने लगी। ढाल मतलब ऊंचाई पर चढ़ने लगी। सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में ऊंची पर्वतमाला है। उसी पर बिल्कुल शिखर पर कौसानी बसा हुआ है। कहाँ पर कौसानी बसा हुआ है? सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में ऊंची पर्वतमाला है जहाँ पर कौसानी बसा है। कौसानी से दूसरी ओर फिर ढाल शुरू हो जाती है, यानी चढ़ाई के बाद फिर ढाल शुरू हुआ। कौसानी के अड्डे पर जाकर बस रुकी, यानी कौसानी पहुंचकर बस रुकी। छोटा सा बिल्कुल उजड़ा सा गांव और बर्फ का तो कहीं नाम निशान नहीं। यानी कौसानी जहाँ बस रुकी वहाँ भी क्या था? वह भी गांव छोटा था, उजड़ा उजड़ा, और बर्फ का नामो निशान यानी बर्फ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बिल्कुल ठगे गए हम लोग। बिल्कुल ठगे गए मतलब हमको बेवकूफ़ बनाया गया। कितना खिन्न था मैं। खिन्न मतलब बहुत दुख, यानी बहुत दुखी था मैं। अन्न खाते हुए बस से उतरा कि जहाँ था वहीं पत्थर की मूर्ति सा स्तब्ध रह गया। अन्न खाते हुए मतलब बिना मन से। और कह रहा है जैसे ही मैं बस से उतरा वहीं पत्थर की मूर्ति सा यानी खड़ा रह गया, पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा रह गया। स्तब्ध मतलब चौंक गया। कितना अपार सौंदर्य बिखरा था। कितना अपार सौंदर्य मतलब बहुत बड़ा सौंदर्य बिखरा हुआ था। तो सामने की घाटी में इस कौसानी की पर्वतमाला ने अपने अंचल में यह जो कत्यूर की रंग बिरंगी घाटी छिपा रखी है, इसमें किन्नर और यक्ष ही तो वास करते होंगे। 50 मील चौड़ी यह घाटी, हरे मखमली कालीनों जैसे खेत, सुंदर गेरू की शिलाएं काट कर बने हुए लाल लाल रास्ते, जिनके किनारे किनारे सफेद सफेद पत्थरों की कतार, और इधर उधर से आकर आपस में उलझ जाने वाली बेलों की लड़ियों सी नदियां। मन में बेसाख्ता यही आया कि इन बेलों की लड़ियों को उठाकर कलाई में लपेट लूं, आंखों से लगा लूं। अकस्मात हम एक दूसरे लोक में चले आए थे। अकस्मात मतलब अचानक। इतना सुकुमार, इतना सुंदर, इतना सजा हुआ और इतना निष्कलंक कि लगा इस धरती पर तो जूते उतार कर पाँव पोंछ कर आगे बढ़ना चाहिए। यानी इतना सुंदर दृश्य था कि लेखक कह रहा है कि इस धरती पर जूते उतार कर और पाँव पोंछ कर आगे बढ़ूं। धीरे धीरे मेरी निगाहों ने इस घाटी को पार किया, यानी धीरे धीरे घाटी को पार कर लिया, और जहाँ ये हरे खेत और नदियाँ और वन क्षितिज के धुंधलेपन में, क्षितिज मतलब बहुत दूर, धुंधलेपन में नीले कोहरे में धुल जाते थे, वहाँ पर कुछ छोटे पर्वतों का आभास अनुभव किया। उसके बाद बादल थे और फिर कुछ नहीं। कुछ देर तक उन बादलों में निगाह भटकती रही कि अकस्मात फिर एक हल्का सा विस्मय का धक्का मन को लगा। इन धीरे धीरे खिसकते हुए बादलों में यह कौन चीज है जो अटल है? यह छोटा सा बादल के टुकड़ा सा, और कैसा अजब रंग है इसका, न सफेद, न रूप हला, न हल्का नीला, पर तीनों का आभास देता हुआ। यह है क्या? बर्फ तो नहीं है? हाँ जी, बर्फ नहीं है तो क्या है? यानी ये सब बातें लेखक सोच रहा है। और अकस्मात बिजली सा यह विचार मन में कौंधा, कौंधा मतलब आया कि इसी कत्यूर घाटी के पार वह नगाधिराज पर्वत सम्राट हिमालय है। इन बादलों ने उसे ढांक रखा है। वैसे वह क्या सामने है? उसका एक कोई छोटा सा बाल स्वभाव वाला शिखर बादलों की खिड़की से झांक रहा है। मैं हर्षा तिरेक से चीख उठा। हर्षा तिरेक मतलब बहुत खुशी से। बर्फ यानी बर्फ को देखते ही बहुत खुशी से चीख उठा मतलब चिल्ला उठा। वह देखा, शुक्ल जी, सेन, सभी ने देखा, पर अकस्मात वह फिर लुप्त हो गया। यानी तुरंत दिखा और फिर गायब हो गया। लुप्त मतलब गायब हो गया। लगा उसे बाल शिखर जान किसी ने अंदर खींच लिया। बाल शिखर मतलब छोटा सा पर्वत। खिड़की से झांक रहा है, कहीं गिर ना पड़े। कौन झांक रहा है? छोटा सा पर्वत। पर उस एक क्षण के हिम दर्शन ने हम में जाने क्या भर दिया। हिम दर्शन मतलब बर्फ के दर्शन, बर्फ के पर्वत या बर्फ के पहाड़। सारी खिन्नता, निराशा, थकावट सब छूमंतर हो गई।
लेखक कह रहा है कि सारी खिन्नता मतलब सारा दुख, निराशा और थकावट सब छूमंतर मतलब गायब हो गया। हम सब आकुल हो उठे। अभी ये बादल छंट जाएंगे और फिर हिमालय हमारे सामने खड़ा होगा। निरावृत असीम सौंदर्य राशि हमारे सामने अभी अभी अपना घूंघट धीरे से खिसका देगी। और अब तब और तब सचमुच मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। बुरी तरह मतलब बहुत जल्दी जल्दी या तेजी से। शुक्ल जी शांत थे, यानी शुक्ल जी कुछ नहीं बोल रहे थे, एकदम शांत थे। केवल मेरी ओर देखकर कभी कभी मुस्कुरा देते थे, यानी वो कुछ बोलते नहीं थे और लेखक की तरफ देखकर मुस्कुरा देते थे। जिसका अभिप्राय था इतने इतने अधीर थे। कौसानी आई भी नहीं और मुंह लटका लिया। अब सब समझे यहाँ का जादू। डाक बंगले के खानसाने डाक बंगले के खानसामे ने बताया, आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं साहब। 14 टूरिस्ट आकर हफ्तों भर पड़े रहे, बर्फ नहीं दिखी। आज तो आपके आते ही आसार खुलने के हो रहे हैं। सामान रख दिया गया, पर मैं, मेरी पत्नी, सेन, शुक्ल जी सभी बिना चाय पिए सामने के बरामदे में बैठे रहे और एक टक सामने देखते रहे। बादल धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे और एक एक कर नए नए शिखरों की हिम रेखाएं अनावृत हो रही थी। अनावृत मतलब हट रही थी या गायब हो रही थी। और फिर सब खुल गया, यानी सब साफ हो गया। बाईं ओर से शुरू होकर दाईं ओर गहरे शून्य में धंसती जाती हुई हिम शिखरों की उबड़ खाबड़ रहस्यमयी रोमांचक श्रृंखला। हमारे मन में उस समय क्या भावनाएं उठ रही थी, या अगर बता पाता तो यह खरोंच यह पीर ही क्यों रह गई होती। सिर्फ एक धुंधला सा संवेदन इसका अवश्य था कि जैसे बर्फ के सिल के सामने खड़े होने पर मुंह पर ठंडी ठंडी भाप लगती है, वैसे ही हिमालय की शीतलता माथे को छू रही है और सारे संघर्ष, सारे अंतर्द्वंद्व, सारे ताप जैसे नष्ट हो रहे हैं। क्यों पुराने साधकों ने दैविक और भौतिक कष्टों को ताप कहा था। दैहिक मतलब शरीर, दैविक मतलब देवी, भौतिक मतलब सारे सुख सुविधा। कष्टों को ताप कहा था। ताप मतलब तपस्या या छोड़ देना, त्याग देना। और उसे नष्ट करने के लिए वे क्यों हिमालय जाते थे, यह पहली बार मेरी समझ में आ रहा था। और अकस्मात मतलब अचानक एक दूसरा तथ्य मेरे मन के क्षितिज पर उदित हुआ। क्षितिज मतलब मन के, क्षितिज मतलब दूर। कितनी कितनी पुरानी है यह हिम राशि, जाने किस आदिम काल से यह शाश्वत अविनाशी, अविनाशी मतलब जो कभी खत्म न हो या कभी नाश न हो। आदिम मतलब बहुत समय से। हिम इन शिखरों पर जमा हुआ। कुछ विदेशियों ने इसीलिए इस हिमालय की बर्फ को कहा है चिरंतन हिम। क्या कह रहा है कि कुछ विदेशियों ने इस हिमालय की बर्फ को क्या कहा है, चिरंतन हिम। सूरज ढल रहा था और सुदूर शिखरों पर दर्रे, ग्लेशियर, जल घाटियों का क्षीण आभास मिलने लगा था। आतंकित मन से मैंने यह सोचा था कि पता नहीं इन पर कभी मनुष्य का चरण पड़ा भी है या नहीं, कभी मनुष्य का चरण पड़ा भी है या नहीं, या अनंत काल से इन सूने बर्फ ढके दर्रों में सिर्फ बर्फ के अंधड़ हु करते हुए बहते रहते हैं। सूरज डूबने लगा और धीरे धीरे ग्लेशियरों में पिघली केसर बहने लगी। बर्फ कमल के लाल फूलों में बदलने लगी। घाटियां गहरी नीली हो गईं। अंधेरा होने लगा तो हम उठे और मुंह हाथ धोने और चाय पीने में लगे, पर सब चुपचाप थे, गुमसुम जैसे सबका कुछ छिन गया हो, या शायद सबको कुछ ऐसा मिल गया हो जिसे अंदर ही अंदर सहेजने में सब आत्मलीन हो, अपने में डूब गए हों। सहेजने मतलब याद करने लगे या इकट्ठा करने लगे। थोड़ी देर में चांद निकला और हम फिर बाहर निकले। इस बार सब शांत था, जैसे हिम सो रहा हो। मैं थोड़ा अलग आराम वाली कुर्सी खींच कर बैठ गया। यह मेरा मन इतना कल्पनाहीन क्यों हो गया है। कल्पनाहीन मतलब जो सोच नहीं सकता या विचार नहीं कर सकता। इसी हिमालय को देखकर किसने क्या क्या नहीं लिखा। और यह मेरा मन है कि एक कविता तो दूर, एक पंक्ति
हाय एक शब्द भी तो नहीं जागता। पर कुछ नहीं, यह सब कितना छोटा लग रहा है इस हिम सम्राट के समक्ष। समक्ष मतलब सामने, हिम सम्राट मतलब पर्वतों का राजा। पर धीरे धीरे लगा कि मन के अंदर भी बादल थे जो छट रहे हैं। कुछ ऐसा उभर रहा है जो इन शिखरों की ही प्रकृति का है, कुछ ऐसा जो इसी ऊंचाई पर उठने की चेष्टा कर रहा है ताकि इनसे इन्हीं के स्तर पर मिल सके। लगा यह हिमालय बड़े भाई की तरह ऊपर चढ़ गया है और मुझे छोटे भाई को नीचे खड़ा हुआ कुंठित और लज्जित देखकर थोड़ा उत्साहित भी कर रहा है। उत्साहित मतलब खुशी दे रहा है। स्नेह भरी चुनौती भी दे रहा है। हिम्मत है, ऊंचे उठोगे। स्नेह भरी मतलब प्यार भरी चुनौती दे रहा था। और सहसा सन्नाटा तोड़कर सेन रविंद्र की कोई पंक्ति गा उठा। रविंद्र मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जी की पंक्ति गा उठा। और जैसे तंद्रा टूट गई, हम सक्रिय हो उठे। अदम्य शक्ति, उल्लास, आनंद जैसे हम में झलक पड़ रहा था। सबसे अधिक खुश था सेन। बच्चों की तरह चंचल, चिड़ियों की तरह चाकता हुआ बोला, भाई साहब, हम तो वंडर स्ट्रक हैं कि यह भगवान का क्या क्या करतूत इस हिमालय में होता है। इस पर हमारी हंसी मुश्किल में ठंडी हो पाई थी। ठंडी मतलब रुक पाई थी कि अकस्मात वह शीर्षासन करने लगा। शीर्षासन मतलब व्यायाम करने लगा। अकस्मात मतलब अचानक से। कौन करने लगा? सेन। ठीक है। पूछा गया तो बोला, हम हर पर्सपेक्टिव हिमालय देखूंगा। हर 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 पर्सपेक्टिव मतलब हर तरह से, खड़े होकर भी, लेट कर भी, और सब तरीके से हिमालय को देखेंगे। बाद में मालूम हुआ कि वह बम्बई, अब मुंबई, बम्बई को, पहले मुंबई का नाम बम्बई था, अब मुंबई हो गया, कि अत्याधुनिक चित्र शैली से थोड़ा नाराज है और कहने लगा, वो सब जीनियस लोग सिर का बल खड़ा होकर दुनिया को देखता है। यानी बम्बई के लोग सिर के बल खड़े होकर दुनिया को देखते हैं। इसी से मैं भी सिर का बल खड़ा होकर हिमालय देखता हूँ। सिर मतलब सर के बल। ठीक है। दूसरे दिन घाटी में उतरकर 12 मील चलकर हम बैजनाथ पहुंचे, जहां गोमती नदी बहती है। गोमती की उज्जवल जलराशि में हिमालय की बर्फीली चोटियों की छाया तैर रही थी। उज्जवल मतलब सफेद। पता नहीं उन शिखरों पर कब पहुंचूं, कैसे पहुंचूं, पर उस जल में तैरते हुए हिमालय से जी भर कर भेंटा उसमें डूबा रहा। यानी उस नदी में तैरा भी और नहाया भी और जी भरकर उससे भेंट भी किया, उसमें डूबा भी रहा। कहाँ? नदी में। किस नदी में? गोमती नदी में। ठीक है। आगे देखते हैं। आज भी उसकी याद आती है तो मन पीरा उठता है। यानी आज भी उस क्षण को याद करता हूँ तो मन पीरा मतलब दुख से भर आता है। कल ठेले के बर्फ को देखकर मेरे मित्र उपन्यासकार जिस तरह स्मृतियों में डूब गए, उस दर्द को समझता हूँ, और जब ठेले पर हिमालय की बात कहकर हंसता हूँ तो वह उस दर्द को भुलाने का ही बहाना है। ये बर्फ की ऊंचाइयां बार बार बुलाती हैं और हम हैं कि चौराहों पर खड़े ठेले पर लद कर निकलने वाली बर्फ को ही देखकर मन बहला लेते हैं। किसी ऐसे क्षण में ऐसे ही ठेलों पर लदे हिमालयों से घिरकर ही तो तुलसी ने कहा था, कबहुक हूँ यही रहिन रहूंगा। इसका अर्थ है, मैं क्या कभी ऐसे भी रह सकूंगा वास्तविक हिम शिखरों की ऊंचाइयों पर। और तब मन में आता है कि फिर हिमालय को किसी के हाथ संदेशा भेज दूं, नहीं बंधु आऊंगा। यानी हिमालय वहां रहने वाले लोग को संदेशा भेज दूं कि वहां नहीं बंधु आऊंगा। मैं फिर लौट लौट कर वहीं आऊंगा। उन्हीं ऊंचाइयों पर तो मेरा आवास है, वहीं मन रमता है। मैं करूं तो क्या करूं? यहाँ पर रमता मतलब वहीं मन लगता है। ये था ठेले पर हिमालय निबंध, धर्मवीर भारती जी के द्वारा लिखा गया है।